ओके डियर फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने पहले खंड को समाप्त किया। अब तक हम लोगों ने दो काम किया है, दो मुख्य चरणों को समझ रहे होंगे। क्योंकि आप लोग घर पर अच्छे ढंग से रिवीजन कर रहे होंगे तो चीज़ें खुद ब खुद स्पष्ट हो रही होंगी। क्योंकि मैंने आपको वैसे भी एक दूसरे और बहुत ही भिन्न तरीके से पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाया, आपको चेंजेस की जानकारी दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आप इंजॉय करोगे इसे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस क्रम में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण भी आपका विकसित होगा। तो पीछे एक तो हम लोगों ने पृष्ठभूमि वाले टॉपिक को लिया था, आपको याद होगा, जिसमें मैंने आपको प्राचीन विश्व, मध्यकालीन विश्व से परिचय कराया। और फिर इसको हम आधुनिक पश्चिम का उद्भव कहते हैं, तो 14वीं सेंचुरी से 18वीं सेंचुरी के बीच हुआ, द राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट। इसमें आपने पुनर्जागरण, धर्मधारा आंदोलन, व्यावसायिक क्रांति, वाणिज्यवाद, पूंजीवाद का विकास, राष्ट्रीय राजनीति, ये सभी को आपने देखा। आपने एक बात महसूस किया होगा, जब हम पहले खंड पर गए जहाँ से हम आपके पाठ्यक्रम को ले रहे थे 18वीं सेंचुरी ऑनवर्ड्स, जिसमें हमने प्रबोधन का खंड लिया, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, या 19वीं सदी की यूरोपीय क्रांति, या 19वीं सदी में यूरोप की स्थिति। आपने एक बात गौर करके देखा होगा कि जब तक आपको प्राचीन विश्व और मध्यकालीन विश्व की थोड़ी सी झलक नहीं रहती तो आप आधुनिक विश्व के उद्भव को नहीं समझ पाते। और अगर आधुनिक विश्व के उद्भव को नहीं समझ पाते तो फिर आप प्रबोधन को नहीं समझ पाते, अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के साथ जस्टिस नहीं कर पाते। अब मैं पिछले वाले में, जिसको मैं खंड फर्स्ट कर रहा हूं, उसमें अब आप लोगों को करना यह है कि एक से दूसरे टॉपिक में कैसे चेंजेज हो रहा है उसे आपको ले जाना है। जैसे प्रबोधन, तो प्रबोधन में तो यह बात स्पष्ट हो गई कि 18वीं सदी तक दो शक्ति के केंद्र उभर कर आए थे। एक था शक्तिशाली राजतंत्र और दूसरा था महत्वाकांक्षी मध्यवर्ग। अब तक मध्यवर्ग राजतंत्र के साथ चला था, परंतु अब मध्यवर्ग ने अपने पावर को एसर्ट किया। तो हमने आपको बताया किस प्रकार से मोनार्की ने अपनी पूरी रणनीति बदली। पहले जिस कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग यानी चर्च के साथ वो संघर्ष कर रहा था मध्यवर्ग की सहायता से, अब मध्यवर्ग को अपना शत्रु की तरह खड़ा होते देखकर, प्रतिद्वंदी की तरह खड़ा होते देखकर, वो उन्हीं तत्वों के साथ उसने साठगांठ कर। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि किस तरह से इनलाइटनमेंट या प्रबोधन में मध्यवर्ग में राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च, जो तीनों मिलकर आए थे, तीनों के सामने फिर उन्होंने मांगों की तालिका रख दी और उसको आपने प्रबोधन के नाम से। प्रबोधन एक तरह से मध्यवर्ग के द्वारा पुरानी व्यवस्था को दिया गया एक प्रकार का अल्टीमेटम था कि अगर आप अपने आप को बदल सकते हो तो बदल लो, क्योंकि हम इस स्थिति को अधिक समय तक सहन नहीं करेंगे। फिर आपने देखा कि पहली बिगुल अमेरिकी क्रांति की फूटी, मध्यवर्गीय क्रांति थी। क्यों मध्यवर्गीय क्रांति थी उसे आपने देखा। अब अमेरिकी क्रांति का सूत्र आपने फ्रांसीसी क्रांति से जोड़ा और किस प्रकार से हम फ्रांस की क्रांति को अमेरिकी क्रांति का विस्तार के रूप में देख सकते हैं। और अमेरिकी क्रांति जब एक स्वतंत्रता आंदोलन थी, फिर भी हम उसे क्रांति क्यों कहते हैं, इन तमाम बातें मैं आपको समझा चुका हूं। आप लोगों ने रिवीजन किया होगा। अगर पहली बार में एक समस्या आएगी, जब आप पढ़ोगे जितनी तेजी से उतनी तेजी से आपके दिमाग से निकल जाएगा, लेकिन जब आप उसका बार बार रिवीजन करोगे तो फिर वो आपके थॉट प्रोसेस का हिस्सा होगा। अब फ्रांस की क्रांति में हम लोगों ने लगभग 25 वर्षों की उथल पुथल देखी, क्योंकि मामला केवल फ्रांस का ही नहीं था, बल्कि फ्रांस यूरोप की तरफ भी बढ़ता चला गया और यूरोप में भी एक प्रकार की क्रांति लाई। फिर मैं आपको कांग्रेस और वियना की तरफ ले गया। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से यूरोप के नेताओं ने, जिसमें कुछ कंजर्वेटिव नेता भी थे, उन्होंने फिर दोबारा उन्होंने चाहा कि हम यूरोप को क्रांति की पूर्व अवस्था में ला दें, परंतु उनको मुंह की खानी पड़ी और पूरी 19वीं सेंचुरी में यूरोप परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरता रहा। अब आप इस स्थिति में आ चुके हो कि एक दो एडिशनल क्वेश्चन इसके साथ कर सकते हो। एक क्वेश्चन तो मैंने उस क्लास में आपको बताया था जो 2019 का था, तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बताया था। अब एक दो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे यह क्वेश्चन आपके सामने यह रहता है कि सदी का यूरोप, 19वीं सदी का यूरोप, 19वीं सदी का यूरोप फ्रांस की क्रांति की विरासत, फ्रांस की क्रांति की विरासत, फ्रांस की क्रांति की विरासत से ही संघर्ष करता रहा। फ्रांस की क्रांति की विरासत से ही संघर्ष करता रहा, विरासत से ही संघर्ष करता रहा, संघर्ष करता रहा। परीक्षण कीजिए, परीक्षण। अब फ्रांस की क्रांति की विरासत से ही संघर्ष करता रहा था, परीक्षण कीजिए। जब सबसे पहला सूत्र, जब आपके सामने कोई प्रश्न आता है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं। पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है, एक बार से अधिक बार, और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। यहाँ पर कीवर्ड्स है विरासत, यानी फ्रांस की क्रांति की विरासत से संघर्ष, संघर्ष करता रहा। 19वीं सदी का यूरोप फ्रांस की क्रांति की विरासत से ही संघर्ष करता रहा था। इन दोनों तीनों अगर कीवर्ड्स को आप चुन लेंगे तो आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार 1815 के बाद यूरोपीय नेतृत्व का प्रयास यही रहा था कि हम यूरोप को क्रांति की पूर्व अवस्था में ले जाएं, लेकिन किस प्रकार से क्रांति उन्हें उनके पूरी संपूर्ण 19वीं सदी में उथल पुथल यूरोप में मचाता रहा, यही इसका सार तत्व है। जब आपके सामने क्वेश्चन होता है तो क्योंकि क्वेश्चन का आकार, मैक्सिमम क्वेश्चन का 150 वर्ड्स आपको देंगे, कुछ क्वेश्चन 250 वर्ड्स के होते हैं, जैसे पिछली बार अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति को जोड़कर पूछा हुआ, तो उसमें आपके पास बहुत कम अवकाश होता है। तो आप सीधे मुख्य बिंदु से, जिसको मैं कहूँ कि इसमें थीसिस लाइन आप ऐसा बन सकता है कि एक
पुरानी कहावत के अनुसार, पुरानी कहावत के अनुसार अनुसार रोम के सैनिक जनरल, रोम का सैनिक जनरल, रोम का सैनिक जनरल जनरल जूलियस सीजर, जूलियस सीजर मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पश्चात अधिक ताकतवर बनकर, मृत्यु के पश्चात अधिक ताकतवर बनकर उभरा था, अधिक ताकतवर बनकर उभरा था, बनकर उभरा था, अधिक ताकतवर बनकर उभरा था। यह बात, अधिक ताकतवर बनकर उभरा था, यह बात की क्रांति के पश्चात फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में भी, फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में भी, संदर्भ में भी, में भी लागू होती है, फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में भी लागू होती है, लागू होती है। नेपोलियन, नेपोलियन, नेपोलियन की समाप्ति के पश्चात भी, समाप्ति के पश्चात भी, नेपोलियन, नेपोलियन का भूत, नेपोलियन का भूत 19वीं सदी के यूरोप, 19वीं सदी के यूरोप को डराता रहा था, 19वीं सदी के यूरोप को डराता रहा। अपनी आपका हुआ थीसिस लाइन। थीसिस लाइन क्या होता है? तो आप किसी क्वेश्चन विशेष पर जो स्टैंड लेते हो, क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया दो तरह का होगा, या तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो सकता है या आर्गुमेंटेटिव। तो किसी क्वेश्चन पर जो आप अपना स्टैंड लोगे, उस स्टैंड को कहते हैं थीसिस। अब अगर आपने थीसिस राइटिंग कर दी तो शेष जो आपकी राइटिंग है वह थीसिस के समर्थन में होना चाहिए। बस इतनी ही 150 वर्ड्स, 250 वर्ड्स की राइटिंग में आप इतनी ही करामात दिखा सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको करामात दिखाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहाँ एग्जाम हॉल में समय की आपके पास बेहद कमी रहेगी और आप जानते हो 20 क्वेश्चन लिखना। तो आप अब देखो, ये लाइन है, नेपोलियन का भूत सताता रहा, तो भूत को आप लिटरल टर्म में मत ले लेना। भूत मतलब मैं ये नहीं सिद्ध करना चाह रहा हूँ कि घोस्ट एग्जिस्ट करता नहीं, मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा, एक मुहावरा है। इधर जैसे आपको मिर्थ और जूलियस सीजर का है, जूलियस सीजर का एक नायक था, तो एक प्ले है, उस प्ले के आधार पर ऐसा होता है कि जब जूलियस सीजर को उसके कुछ कॉन्स्पिरेटर्स ने, जिसमें ब्रूटस जैसा एक आदर्शवादी मित्र भी था, उन सब ने मिलकर मार डाला था, तो उसके मरने के बाद फिर उस सबके साथ कैसे मॉब लिंचिंग जैसी घटना हुई, इसी के संदर्भ में स्टेटमेंट दिया जाता है। तो वही हमने फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन की भूत से आशा, नेपोलियन बोनापार्ट नहीं है, बल्कि क्रांति के आदर्श या क्रांति के विचार है। आप सीधा पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो कि फ्रांस की क्रांति के प्रभाव से दो शक्तिशाली विचारधारा उभर कर आई थी, विचारधारा उभर कर आई थी। ये विचारधाराएं 19वीं सदी के यूरोप में उथल पुथल मचाती रही। इस कारण वियना व्यवस्था ध्वस्त हो गई। देखो, अब ना आपने वियना कांग्रेस के बारे में लिखा, ना कुछ, सिर्फ आपने वियना व्यवस्था लिख दी, परीक्षक को मैसेज चला गया कि आप कांग्रेस और वियना और वियना के पूरे संदर्भ को समझते हो। तो राइटिंग में एक होती है, एक कहते हैं वर्णनात्मक लेखन। वर्णनात्मक लेखन में आप विस्तार से वर्णन करके सब कुछ के बारे में लिखते हो, लेकिन वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाता है। दूसरा होता है विश्लेषण परक लेखन। विश्लेषण परक लेखन की विशेषता होती है कि आप कम शब्द में ज़्यादा कह जाते हो। जैसे जैसे आप
कि राइटिंग मैच्योर होती जाएगी, वैसे वैसे आपका लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव से एनालिटिकल होता जाएगा। यहाँ पर देखो सिर्फ वियना व्यवस्था करने से पूरी वियना कांग्रेस का संदर्भ मिल गया, नहीं तो कहना पड़ता 1815 में वियना कांग्रेस का आयोजन हुआ था। वियना कांग्रेस के नेताओं ने पुरानी व्यवस्था को बहाल करना चाहा था, उन्होंने पुरानी व्यवस्था के संचालन के लिए कंसल्ट ऑफ यूरोप की स्थापना की थी, लेकिन क्रांतियां और उथल पुथल मचती रही, उनके वियना व्यवस्था उसे दबाने की हर संभव कोशिश करती रही, लेकिन उसके बावजूद उसे नहीं दबा पाई। अब इतनी राम कहानी कहने के लिए हमें 100 से 150 वर्ड इसी पर खर्च कर देने होंगे, हमारे पास समय नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पर वियना व्यवस्था हमने लिख डाला, इस कारण वियना व्यवस्था ध्वस्त हो गई। अब आपको रेफरेंस केवल दे देना है। अब आप यहाँ से पॉइंट में रेफरेंस दे सकते हो, जैसे आप यहाँ रेफरेंस दे दो 1830 एवं 1848 की यूरोपीय क्रांति, मतलब पूरा सेंटेंस लिखना होगा, आप शब्द को नहीं छोड़ सकते। यहाँ तो मैं आपको इशारा बता रहा हूँ, 1830 एवं 1848, 1830 एवं 1848 की यूरोपीय क्रांतियां, यहाँ पर यूरोपीय क्रांतियां आप दे दीजिए, मतलब थोड़ा सा इस पर लिखना होगा। और फिर दूसरा आप देखें, राष्ट्रवाद के द्वारा एकीकरण एवं विभाजनकारी, एकीकरण एवं विभाजनकारी प्रकार के आंदोलनों को प्रोत्साहन, दोनों प्रकार के आंदोलनों को प्रोत्साहन, दोनों प्रकार के आंदोलनों को प्रोत्साहन। यहाँ पर आपको एकीकरण के आंदोलन और आंदोलन का और विभाजनकारी आंदोलन दोनों को प्रोत्साहन देगा, तो इटली जर्मनी का रेफरेंस दे दो, और इटली जर्मनी के रेफरेंस देने के बाद कैसे साम्राज्यों का विघटन हो रहा है, बाल्कन समस्या की तरफ संकेत कर दो। इतने मात्र से आपको बहुत ही फोर्सफुल आंसर मिलेगा। बस क्वेश्चन को समझना है, अगर हमें संदर्भ और चेंजेस पता है तो फिर कोई समस्या नहीं। अब मैं एक दूसरा प्रश्न भी आपको यहाँ पर रख डालता हूँ, कोई नहीं, बड़ी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, कि फ्रांस की क्रांति जितना इसे संपादित करना अभिष्ट था, जितना इसे संपादित करना अभिष्ट था, बहुत कम पाया। संपादित करना अभिष्ट था, बहुत कम पाया। क्या आप सहमत हैं? जितना इसे संपादित करना अभिष्ट था, बहुत कम पाया। क्या आप सहमत हैं? क्या आप सहमत हैं? फ्रांस की क्रांति जितना इसे संपादित करना अभिष्ट था, बहुत कम पाया। क्या आप सहमत हैं? अब देखो इस क्वेश्चन को देखिए। अब इस क्वेश्चन में पहले किस तरह का क्वेश्चन है? दिस इज एन आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन, यह एक आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन। तो पहले इसमें आपको स्टैंड लेना होगा कि क्या वास्तव में बहुत कम पाया। तो मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, आपकी समझ विकसित होती जाएगी, तो सबसे पहला लाभ मिलता है क्वेश्चन को समझने में। आपका अनुभव बढ़ेगा, आप क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझोगे, फिर क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार आप उत्तर लिखोगे। तो आप ध्यान कर लेना, इस प्रश्न में क्वेश्चन का संकेत इस बात पर है कि जितना इसे संपादित करना व्यवस्था बहुत कम पाया, बहुत कम पाया। क्या आप सहमत हैं? तो क्वेश्चन का कनोटेशन है कि हम सहमत नहीं। हाँ ठीक है, हम ऐसा नहीं कि इस विचार को कंप्लीटली रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, जितने इसने प्रोमिसेस किए थे वहां तक कि नहीं पहुंच पाया, लेकिन यह भी सही है कि इसने जो बदलाव लाए वो बदलाव भी कम नहीं थे। इसे आपको पूरे 19वीं सदी के संदर्भ में दिखाना होगा। तो अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तुम ऐसे कर सकते हो कि फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जैसे प्रमुख नारे के साथ उपस्थित हुई थी। इसलिए व्यक्ति एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा, व्यक्ति एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा केवल फ्रांस के संदर्भ में ही नहीं, अपितु
वैश्विक संदर्भ में, अपितु वैश्विक संदर्भ में की थी, संदर्भ में की थी, में की थी। परंतु यह अपने मूल मार्ग से भटक गई थी, से भटक गई थी, भटक गई थी, गई थी, तथा संवैधानिक संवैधानिक राजतंत्र से गणतंत्र और फिर आगे 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 नेपोलियन के राजतंत्र के रूप में, नेपोलियन के राजतंत्र के रूप में, राजतंत्र के रूप में अपनी यात्रा पूरी की। इतना ही नहीं, समय के साथ स्वतंत्रता एवं समानता जैसे स्वतंत्रता एवं समानता जैसे शब्दों के अर्थ भी बदल गए। स्वतंत्रता एवं समानता जैसे शब्दों के अर्थ भी बदल गए, अब जैसे यहां तक आप पहुंच गए कि स्वतंत्रता और समानता जैसे शब्दों के अर्थ भी बदल गए, तो सीमा तो स्पष्ट हो गई। अब पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है कि फिर भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसकी उपलब्धियां कम थी। और तो उपलब्धियां बात करो, आप उसमें उपलब्धियों में बताओ कि फ्रांस और यूरोप में सामंतवाद का अंत हो गया, का विकास हुआ, व्यक्ति एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा हुई, उस आधार पर नए संविधान का गठन हुआ, पुरातन व्यवस्था में कुलीन वर्ग, चर्च और राजतंत्र की शक्ति कमजोर हुई। इस क्रांति के मध्य प्रजातंत्र और समाजवाद जैसे विचारों की भी झलक देखी गई। और सबसे बढ़कर जब कांग्रेस और वियना ने 1815 के बाद यूरोप में पुरानी व्यवस्था बहाल करनी चाहिए, तो उसे मुंह की खानी पड़ी। 1830-1848 में क्रांति हुई और उदारवाद और राष्ट्रवाद जैसे विचारधारा संपूर्ण यूरोप में बदलाव लाती रही। इटली और जर्मनी का एकीकरण उस राष्ट्रवाद की शक्ति की जीत थी जो फ्रांस की क्रांति के मध्य उत्पन्न हुई। अब यहाँ तक आप दिखाते हुए चले जाओगे तो यह हो जाएगा कि ठीक है, जितनी से अपेक्षा की गई थी उसमें कुछ कमी देखी गई, क्योंकि यह क्रांति अपने मूल मार्ग से भटकती हुई जान पड़ती है। परंतु जो अचीवमेंट्स हुआ, जो उपलब्धियां हासिल हुई, ये उपलब्धियां भी कम नहीं थी। इस तथ्य को भी हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग एक पार्ट फर्स्ट तो हमारा पूरा हुआ, अब मैं आपको सेकेंड पार्ट में लाऊंगा, द्वितीय भाग। अब फिर यहाँ हम इन टॉपिक को आपस में लिंक करें और आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप फिर इन टॉपिक को लिंक करके देखिए और पढ़ें। जैसे कि सेकेंड पार्ट में हमारा टॉपिक क्या होगा, ध्यान करना, और आपके घर पर जो अध्ययन सामग्री है वो इसी लाइन पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उस अध्ययन सामग्री से पढ़ाई करना। अभी अगर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री चल रहा तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री वाले पार्ट को भी देखना, और बाकी पार्ट को, हिस्ट्री के बाकी पार्ट को छोड़कर इसी के साथ आप चलना, जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ। अब ये पार्ट 2 में आपका पहला टॉपिक, हम कौन कौन इशू हम लेने जा रहे हैं। तो पहला आपका आता है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति, इसमें हम लोगों को कवर करना है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, का उद्भव, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का उद्भव एवं प्रभाव, औद्योगिक क्रांति का उद्भव एवं प्रभाव, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का उद्भव एवं प्रभाव। हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस एवं जापान में औद्योगिकरण के पृथक मॉडल का विकास, औद्योगिकरण के पृथक मॉडल का विकास।
पृथक मॉडल का विकास। ओके, मतलब एक इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक बहुत ही बढ़िया मॉडल है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए। और जैसा कि मैंने पीछे आपको डायग्राम या फार्मूला दिया हुआ है, उसको आप ध्यान करिए। इन क्वेश्चंस को आसानी से आप परिवर्तन के तत्वों को समझ पाएंगे। मैंने आपको क्या बताया, उस फार्मूला को फॉलो करिए। आर्थिक रूपांतरण होगा तो सामाजिक रूपांतरण होगा। सामाजिक रूपांतरण से मतलब क्या है, एक जो सामाजिक रूप से प्रभावी वर्ग है उसका गढ़ टूटेगा और दूसरा नया सामाजिक वर्ग स्थापित होगा। तो इसे हमने नाम दिया बदलता हुआ वर्गीय समीकरण। जब आर्थिक परिवर्तन होगा तो वर्गीय समीकरण बदलेगा, और जब वर्गीय समीकरण बदलेगा तो आगे उसका प्रभाव विचारधारा पर होगा। तो क्योंकि विचारधारा को अमूमन अगर हम देखें तो एक सामाजिक रूप से जो प्रभावकारी वर्ग होता है, तो विचारधारा सामाजिक रूप से प्रभावकारी वर्ग को फॉलो करती है। तो अगर सामाजिक रूपांतरण होगा तो सामाजिक रूप से एक प्रभावी वर्ग का वर्चस्व टूट जाएगा और दूसरे प्रभावी वर्ग का वर्चस्व स्थापित होगा। तो जाहिर है जो पहले से विचारधारा चली आ रही होगी वो हाशिए पर चली जाएगी और उसके समानांतर एक नवीन विचारधारा का महत्व बढ़ जाएगा। इसलिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में होगा, अच्छा, और फिर वैचारिक परिवर्तन होगा तो फिर राजनीतिक परिवर्तन है, सांस्कृतिक परिवर्तन है, वो सारे क्षेत्रों में आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो एक फैक्टर आपका ये इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला मॉडल है। तो दूसरा इसका टॉपिक, इसी से जोड़कर हमने टॉपिक आपको समाजवाद एवं मार्क्सवाद, समाजवाद एवं मार्क्सवाद एवं मार्क्सवाद, समाजवाद एवं मार्क्सवाद तथा यूरोप पर इसका प्रभाव, समाजवाद एवं मार्क्सवाद तथा यूरोप पर इसका प्रभाव, यूरोप पर इसका प्रभाव। तो अब इसके बाद ये हमारा ये टॉपिक हो जाए, क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति होगी तो औद्योगिक क्रांति एक तरफ मध्य वर्ग को पहले की तुलना में अधिक ताकतवर बनाएगी, वहीं औद्योगिक क्रांति एक नए वर्ग के रूप में औद्योगिक श्रमिक वर्ग को जन्म देगी। इस औद्योगिक श्रमिक वर्ग के लिए कार्ल मार्क्स ने एक संबोधन, एक शब्द का उपयोग किया है और वह है सर्वहारा वर्ग, प्रोलेटेरिएट क्लास। तो अब यह नया वर्ग आएगा, इसकी जो हेजेमनी है वो स्थापित होगी। तो अगर मध्यवर्गीय विचारधारा के रूप में राष्ट्रवाद था, अगर मध्यवर्गीय विचारधारा के रूप में राष्ट्रवाद प्रभावी रहा था, तो अब कि निम्न वर्गीय या सर्वहारा वर्ग या औद्योगिक श्रमिक वर्ग जैसे वर्ग ने एक नई विचारधारा को प्रोत्साहन दिया है और वो नई विचारधारा का नाम है मार्क्सवाद। मतलब समाजवाद और समाजवाद के साथ मार्क्सवाद, यानी समाजवाद का उग्र फॉर्म मार्क्सवाद है। तो आपको इसमें समाजवाद और मार्क्सवाद को भी समझने का अवसर मिलेगा। तो औद्योगिक क्रांति की तरफ इसे जन्म देगी और फिर इसका ठीक अगला टॉपिक हो जाएगा आपका साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद, अफ्रीका का विभाजन, साम्राज्यवाद, प्रतिस्पर्धा, यूरोपीय प्रतिस्पर्धा, यूरोपीय प्रतिस्पर्धा, 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 अफ्रीका का विभाजन, अफ्रीका का विभाजन, यूरोपीय प्रतिस्पर्धा, अफ्रीका का विभाजन, विभाजन तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र में, एशिया प्रशांत क्षेत्र में, एशिया प्रशांत क्षेत्र में, का प्रसार। यहां पर आपको सूचना मिलती है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में साम्राज्यवाद का प्रसार कैसे हुआ। अब जैसे अगर समाजवाद और मार्क्सवाद औद्योगिक क्रांति की एक उपज है, तो औद्योगिक क्रांति की दूसरी उपज है साम्राज्यवाद, क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति होगी तो अतिरिक्त उत्पादन शुरू होगा। जब अतिरिक्त उत्पादन शुरू होगा तो इसका मतलब है कि बड़े बाजार की जरूरत होगी। तो बाजार को प्राप्त करने के लिए वे नए नए क्षेत्रों में उपनिवेशों को प्रोत्साहन देंगे, उपनिवेशों को बसाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि एक समय था, उपनिवेशवाद, तो मैंने आपको थोड़ी सी चर्चा व्यावसायिक क्रांति के संदर्भ में ही की थी, जिसमें वाणिज्यवाद के चिंतन के बारे में मैंने बताया था कि जब व्यावसायिक क्रांति और वाणिज्यवाद जिस समय चल रहा था, उस समय एक घटना हुई थी। उसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्यावसायिक क्रांति और वाणिज्यवाद के काल में ही एक तरीके से साम्राज्यवाद का प्रसार देखने को मिलता है। क्योंकि जब व्यावसायिक क्रांति या वाणिज्यवाद आरंभ हुआ, सॉरी, साम्राज्यवाद में उपनिवेशवाद, तो व्यावसायिक क्रांति और वाणिज्यवाद के प्रसार के साथ नए नए क्षेत्रों में उपनिवेश स्थापित हुए। परंतु ऐसे उपनिवेश अमेरिकी क्रांति के बाद, एक तो अमेरिका में क्रांति हुई और दूसरी मैंने आपको चर्चा की थी कि लैटिन अमेरिका में स्पेन के उपनिवेशों का विद्रोह हुआ था एक सैनिक जनरल साइमन बोलीवर के नेतृत्व में। तो जिस समय अमेरिकी उपनिवेश ब्रिटेन के स्वतंत्र हुए और फिर उपनिवेश के स्पेन के लैटिन अमेरिकी उपनिवेश भी स्वतंत्र हो गए, तो फिर एक तरह से साम्राज्यवादी शक्तियों का लगभग उपनिवेशवाद से मोह भंग की स्थिति आ गई। परंतु यही उपनिवेशवाद फिर बदले हुए रूप में प्रकट हुई और उसे हम साम्राज्यवाद के नाम से जानते हैं। तो मैं अगला टॉपिक आपको साम्राज्यवाद कवर करूंगा और उसमें कैसे पार्टीशन ऑफ अफ्रीका को संभव बना है। पार्टीशन ऑफ अफ्रीका पर आपको 2013 यूपीएससी एग्जाम जीएस पेपर में क्वेश्चन भी पूछा है। और फिर एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी साम्राज्यवाद का प्रसार कैसे हुआ, ये चीज हम दिखाएंगे। फिर हम आपको अब इतनी, जब जिस समय आप
मार्क्सवाद समाजवाद पर आओगे तो एक विचारधारा मध्यवर्गीय विचारधारा राष्ट्रवाद हो। राष्ट्रवाद ने पहले ही इनफ तनाव सफिशिएंट तनाव पैदा कर दिया है। अब आगे का तनाव पैदा कर रहा है मार्क्सवाद। क्योंकि मार्क्सवाद, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद सब आपस में टकराते हुए अगला टॉपिक आपको जन्म दे देंगे, प्रथम विश्व युद्ध। तो अगला टॉपिक हम लोगों का बनेगा प्रथम विश्व युद्ध का कारण एवं प्रभाव। तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण एवं प्रभाव हमारा अगला टॉपिक बन जाएगा। तो अब यहाँ पर प्रथम विद्युत का कारण एवं प्रभाव, यहाँ पर आकर हमारा पूरा का पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा, पूरा का पूरा पार्ट थर्ड, सॉरी पार्ट टू, ये पार्ट टू हमारा यहाँ आकर समाप्त हो जाता है। फिर हम तीसरे पार्ट पर चलेंगे। तो अब ऐसा करते हैं, हम लोग इस पार्ट को आरंभ करते हैं। इस पार्ट में हमें 4 टॉपिक एक तरीके से करने हैं। पहला हमारा औद्योगिक क्रांति से आरंभ होता है। अब ये औद्योगिक क्रांति का टॉपिक 19वीं सेंचुरी की सच्चाई। जब आपको याद होगा, जब मैंने आपको पार्ट फर्स्ट लिया था तो मैं आपको प्रबोधन जो 18वीं सेंचुरी की सच्चाई है वहाँ से आगे उठाया था। फिर हम अमेरिकी क्रांति जो 18वीं सदी के अंत में हुई उसको कवर किया था, और फिर हमने फ्रांस की क्रांति को कवर किया था जो 19वीं सेंचुरी के बिगिनिंग तक वो चल रही। तो 19वीं सेंचुरी की 1815 तक हो गई है। तो उसके बाद फ्रांस की क्रांति के लेगेसी के रूप में, उसकी विरासत के रूप में हमने 19वीं सेंचुरी का परिवर्तन दिखाया था। तो जिस समय हम लोग राष्ट्रवाद वाले और उदारवाद वाले टॉपिक में, जिस समय हम लोग 19वीं सेंचुरी में 19वीं सदी में होने वाले परिवर्तनों को देख रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि उस समय औद्योगिक क्रांति शांत बैठी हुई थी। औद्योगिक क्रांति भी पैरेलल में चल रही थी, लेकिन हम पहले उस टॉपिक को निपटा पाते तभी हम औद्योगिक क्रांति की तरफ जा पाते। तो हमने पहले उस टॉपिक को निपटाया और तब हम लोग अब औद्योगिक क्रांति की तरफ, नेक्स्ट वन टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि जिस समय 19वीं सदी के यूरोप में आप राष्ट्रवाद का प्रसार देख रहे हो, तो राष्ट्रवाद के प्रसार के समानांतर औद्योगिक क्रांति जैसी टॉपिक भी, साथ साथ औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी चल रही है। और औद्योगिकरण की प्रक्रिया यूरोप की आर्थिक संरचना में महान परिवर्तन ला रहा है। जैसे आप यही देखो कि कांग्रेस और वियना को विफल बनाने में जितनी भूमिका काबुल और बिस्मार्क को आपको दिखी, वो काबुल और बिस्मार्क के पीछे उस काल में परिवर्तन की जो महत्वपूर्ण शक्ति थी वो क्या थी? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति होने का मतलब है जब यूरोप का आर्थिक ढांचा बदल रहा है तो आप राजनीतिक सामाजिक ढांचे को बचाकर या बनाकर कैसे रख सकते हो? तो इसका मतलब है कि अब तो परिवर्तन और बदलाव तो आना ही है, क्योंकि जब आर्थिक ढांचा विस्तारित हो रहा है तो राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को भी उसी के अनुकूल बदलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ देखा। अब हम लोग फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं और आपको टॉपिक पर लाते हैं। अब देखो, जब हम औद्योगिक क्रांति की तरफ आते हैं तो हम आपको एक चीज बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि पीछे में होने वाले बदलावों से हम अलग करके इसे देख सकते हैं। औद्योगिक क्रांति या औद्योगिकरण हुआ तो औद्योगिकरण की आधार पिछले 300 वर्षों के परिवर्तन तैयार कर रही है। मैं एक छोटा सा इस पर एक आपको और डायग्राम भी बना देता हूं। पृष्ठभूमि, औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि। औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि। अब चलिए हम लोग बहुत पीछे चलते हैं, पृष्ठभूमि कैसे निर्मित होती है। तो एक आपको देखने को मिलेगा यूरोप में कि पृष्ठभूमि इसकी कैसे निर्मित हो रही है कि हम पहले देखते हैं यहाँ व्यावसायिक क्रांति। अब व्यावसायिक क्रांति हुई तो व्यावसायिक क्रांति के परिणाम स्वरूप पूंजी का संचय हुआ। व्यावसायिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यहाँ पूंजी का संचय हुआ। अब पूंजी का संचय तो आवश्यक है। अगर पूंजी का संचय नहीं होगा तो आप निवेश कैसे करोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन में? इंडस्ट्रियलाइजेशन में निवेश के लिए तो पूंजी का तो संचय होना चाहिए। दूसरा आपका आता है सामंतवाद का पतन। सामंतवाद का पतन। अब देखो, सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था थी जिसकी थोड़ी सी चर्चा मैंने की थी आपको पृष्ठभूमि वाले में, क्योंकि आगे बार बार उसका रेफरेंस आता है, उसकी पृष्ठभूमि ज्ञात ना हो तो आगे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ सकता। तो मैंने आपको सामंतवाद के पतन की चर्चा की थी और मैंने बताया था कि यह एक प्रकार की मेनर प्रणाली या कृषि दास्ता जैसी चीज इसमें थी। तो अगर सामंतवाद का पतन होगा तभी जाकर आगे कृषि के क्षेत्र में सुधार संभव होगा। तो क्षेत्र में सुधार, सामंतवाद का पतन हुआ तो सामंतवाद के पतन के पश्चात एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला और वह महत्वपूर्ण परिवर्तन था कृषि के क्षेत्र में सुधार। फॉर्म्स इन एग्रेरियन फील्ड्स। अब कृषि के क्षेत्र में सुधार होगा तो क्या फायदा होगा आपको पता है? कृषि के क्षेत्र में सुधार होगा, इसका 2 फायदा आपको मिलेगा। एक, उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति। कच्चे माल जैसे आप कहते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, तो उसमें इंडस्ट्री भी 2 तरह का होती है। जैसे पहले तरह की इंडस्ट्री है उसको उपभोक्ता संबंधी उद्योग कहते हैं। उपभोक्ता संबंधी उद्योग वे होते हैं जिसके प्रोडक्ट है वो सीधे कंज्यूमर्स तक पहुंचते हैं। अब पहले चरण में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो उपभोक्ता संबंधी उद्योग ही स्थापित होंगे। जैसे ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग है। उसके अलावा आपको लौह उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग नहीं, छोटे छोटे लोहे के उद्योग है, वो भी उपभोक्ता संबंधी है। तो
इस तरह के उद्योग हैं, तो इन उद्योगों में कच्चे माल की जरूरत अगर सूती वस्त्र, ऐसी वस्त्र आदि में होनी है, तो उसमें फिर कृषि उत्पादन जैसे कपास की जरूरत पड़ती है, जैसे ऊन उद्योग में भेड़ों के से ऊन निकाले जाते थे, तो वो भेड़ों का भी पालन होता था, वो बड़े-बड़े लैंड के परिसर में ही जमींदार लोग करते थे। उन कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पाद चाहिए। दूसरा क्या है कि खाद्यान्न की जरूरत पूरी करेगी। तो खाद्यान्न की जरूरत पूरी होगी तो उससे जुड़ी हुई एक और सच्चाई है जो आपको ध्यान रखना है। अगर मैं डायग्राम में बताऊं नीचे, तो आपको इसको उसका जनसंख्या वृद्धि को जोड़ना होगा, क्योंकि उस समय खाद्यान्न की उपलब्धता जितनी होती, उतनी ही जनसंख्या में वृद्धि संभव होती, और जब जनसंख्या में वृद्धि होती तो लेबर की जरूरत पूरी होती। श्रमिकों की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रचुर संख्या में वहां पर प्रचुर संख्या में जनसंख्या होनी चाहिए। तो कृषि सुधार इन जरूरतों को पूरा करेगा। अब इसके बाद एक फैक्टर बनता है पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण के क्या फायदे हैं? तो पुनर्जागरण के फायदे हैं, वह है विज्ञान एवं तकनीकी का विकास। चाहे मैंने प्रबोधन में आपको बताया था कि पुनर्जागरण तो एक विचार था, लेकिन 17वीं सदी में आकर जैसे पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिक चिंतन का विकास हुआ। गैलीलियो जैसे, कोपरनिकस, न्यूटन, विलियम हार्वे जैसे वैज्ञानिक हुए। परंतु ये वैज्ञानिक मूल रूप से थिंकर्स थे, जो एक तरह से थियरी के रूप में साइंस को उन्होंने प्रस्तुत किया था। लेकिन 17वीं सदी में आकर उसने एक क्रांति का रूप ले लिया, उसको नाम दिया गया वैज्ञानिक क्रांति। तो वैज्ञानिक क्रांति के बाद अब तकनीकी का विकास होने लगा। तो आप यहाँ पर देखोगे 17वीं सदी में जब पुनर्जागरण ने वैज्ञानिक क्रांति का मार्ग तैयार किया, तो वैज्ञानिक क्रांति। अब वैज्ञानिक क्रांति होगी तो क्या होगा? तकनीकी का विकास होगा। अब अगर तकनीकी का विकास नहीं होता तो आप अनुमान कर सकते हो कि आधुनिक फैक्ट्री प्रणाली का विकास कैसे होता। तो मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम के विकास के लिए तकनीकी का विकास होना आवश्यक हो गया। तो इसको आप आधुनिक फैक्ट्री प्रणाली से जोड़ दो। आधुनिक फैक्ट्री प्रणाली, तो यहाँ इन्हीं 3 फैक्टर को भी लिया। फैक्ट्री, आधुनिक फैक्ट्री प्रणाली, मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम। ग्रेट सक्सेस यू कैन से मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, ये मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ। वैज्ञानिक क्रांति तो तकनीकी विकास हुआ, और तकनीकी विकास हुआ तो मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम का विकास हुआ। इस प्रकार से आप देखते हो कि व्यावसायिक क्रांति एक फैक्टर है, सामंतवाद का पतन दूसरा फैक्टर है, पुनर्जागरण तीसरा फैक्टर है। अब ये आधुनिक फैक्ट्री प्रणाली बिना तकनीकी विकास के संभव नहीं था। आप अगर भारत में भी देखोगे तो भारत में भी आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप यहाँ भी व्यापार का काफी फायदा मिला था, और मुगलों के अधीन एक बहुत बड़ी व्यावसायिक पूंजी थी। लेकिन प्रोफेसर इरफान हबीब कहते हैं कि यह व्यावसायिक पूंजी औद्योगिक पूंजी में तब्दील नहीं हो सकी। यहाँ औद्योगिक क्रांति जैसी कोई चीज नहीं हो सकी। इसका एक बड़ा कारण था कि भारत में तकनीकी विकास नहीं हो पाया था, जिस कारण से मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम का विकास होता। लेकिन अब तकनीकी विकास क्यों नहीं हो पाया था, तो उसकी भी उन्होंने एक अलग व्याख्या दी है, जो मुझे यहाँ बताना मुनासिब नहीं समझता। तो मैं एक ये फैक्टर है पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 4 में हम लेते हैं धर्म सुधार आंदोलन को, या प्रोटेस्टेंट आंदोलन। प्रोटेस्टेंट आंदोलन